देखो अपने को परक्यूजिट से चालू करना है। यहाँ पे एक चीज गौर करो, पहले दिया हुआ है एग्जम्प्टेड परक्यूजिट, माने वो परक्यूजिट जो टैक्सेबल नहीं है। तो ये खाली लिस्ट केवल सुनना है, उतना दिमाग लगाने का नहीं है। देखो यहाँ पे क्या क्या बोला, बोले टीज एंड स्नैक्स, अगर आपको चाय कॉफी ये सब ऑफिस में मिलता है, नॉन अल्कोहलिक कुछ भी अगर बिवरेजेस मिलता है वो टैक्सेबल नहीं है। फूड मिलता है अगर 50 रुपया पर मील तक का ड्यूरिंग एट वर्किंग प्लेस, आपका बॉस अगर एक टाइम का खाना दे रहा है 50 रुपया तक का, तो फिर आपके लिए टैक्सेबल नहीं है। और अगर रिमोट एरिया में, मतलब बैकवर्ड एरिया, हिली एरिया, कोई जहाँ पे वो एकदम ऐसा एरिया जहाँ कुछ नहीं मिलता, वहां पर अगर खाना दे रहा है कितने भी रुपए का दे रहा हो, फुल्ली एग्जम्प्टेड। रिक्रिएशन फैसिलिटी माने आपको घुमा फिरा के ले आया बॉस, कोई होता है ना पिकनिक करवाना, ये दिसंबर जब सीजन आता है तो ऑफिस में पिकनिक होता है, वो सब आपके लिए टैक्सेबल नहीं है। सर आपका फायदा तो हो ही रहा है ना, बट टैक्सेबल नहीं। गुड सोल्ड टू एम्प्लॉय एट कंसेशनल रेट, नॉट फ्री। अगर कंसेशनल रेट पे आपको सामान दे रहे हैं तो क्या होगा, अगर वो एम्प्लॉयर ही मैन्युफैक्चर कर रहा है और आपको बेच रहे हैं एट कंसेशनल रेट, तो जितना कम दाम वो आपसे ले रहा है, वो बेचता मान लो 1000 रुपए में, आपसे ले रहा है 800 रुपया, आपको फायदा कितना का हो गया, 200 रुपए का। ये 200 आपके लिए टैक्सेबल परक्यूजिट होगा। अगर पूरा फ्री दे रहा है तो फिर पूरा टैक्सेबल परक्यूजिट होगा। घर से ऑफिस, ऑफिस से घर आने का कन्वेंस फैसिलिटी दे रहे हैं टू एम्प्लॉयज फॉर जर्नी बिटवीन ऑफिस एंड रेसिडेंस एंड वाइस वर्सा। या फिर हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जज को ये सब मिल रहा है, ये सब एग्जम्प्टेड है। मतलब होता है ना, जैसे आप लोग का स्कूल बस था, उसमें अगर टीचर्स आते ही आते थे तो हिसाब से तो टीचर का पैसा बचा ना, तो डिपार्टमेंट बोलता है उस पर टैक्स भी नहीं है। मेरे को परक्यूजिट मिला, कन्वेंस फैसिलिटी, लेकिन यही कन्वेंस के अलाउंसेस दे रहे तो बोलो क्या करना चाहिए। क्या लगता है, आपका बॉस यहाँ पे आपको घर से ऑफिस, ऑफिस से घर आने जाने के लिए कन्वेंस का फैसिलिटी दे रहे हैं, मतलब ऑफिस का गाड़ी में आ जाओ, ऑफिस का बस में आ जाओ, जैसे हम लोग टीचर लोग स्कूल बस में ट्रैवल करते हैं। तो हम लोगों को वो जो फायदा मिला ना, एक तरीके का भाड़ा बचा ना मेरा तो, वरना स्कूल से ऑफिस, घर और घर से स्कूल जाने का मेरा जो भाड़ा लगता वो तो मेरा पर्सनल खर्चा होता। लेकिन यहाँ पे है मेरे को स्कूल से मिल गया वो फैसिलिटी, स्कूल के बस में आ जाओ चले जाओ, तो वो मेरे लिए टैक्सेबल परक्यूजिट नहीं है। लेकिन यही अगर मेरा बॉस मेरे को पैसा दे रहा होता है, अलाउंसेस कन्वेंस के नाम का, कि तुम स्कूल से घर और ऑफिस आने जाने के लिए तुम्हारा इतना भाड़ा लगता है, ये लो उसके लिए 2000 रुपया पर मंथ, वो फुल्ली टैक्सेबल होता। ठीक है, याद है HTC सेम में सी। लेकिन यही कन्वेंस का अलाउंस अगर हैंडीकैप को मिलता तो वहां एग्जम्पशन है। क्लियर है मेरा बात? हाँ सर। आपका बॉस आपको कोई ट्रेनिंग करवा दिया और वो ट्रेनिंग का पेमेंट ऑफिस दिया, उस ट्रेनिंग का खर्चा लगा, वहां पे उस ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ा तो वहां रहने खाने का खर्चा लगा, ये एग्जम्प्टेड है क्योंकि आप ऑफिस के ट्रेनिंग के लिए ही जा रहे हो। अगर आप कोई भी काम बॉस को इंडिया के बाहर करके दे रहे हो, कोई सर्विस दे रहे हो इंडिया के बाहर, एनी परक्यूजिट अलाउंस तो आउटसाइड इंडिया बाय द गवर्नमेंट, आप किसको सर्विस दे रहे हो, किसके एम्प्लॉय हो, गवर्नमेंट के, नॉर्मल प्राइवेट के नहीं। तो गवर्नमेंट आपको वहां रहने के लिए घर दे, कुछ भी दे, कोई भी परक्यूजिट दे, देखो अलाउंसेस में तो बोला ही था फुल्ली एग्जम्प्टेड है, ये रहा सिटीजन वर्किंग आउटसाइड इंडिया बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अलाउंसेस फुल्ली एग्जम्प्टेड। या परक्यूजिट में भी वही बात बोला, वो परक्यूजिट भी फुल्ली एग्जम्प्टेड हो। हम इंडियन गवर्नमेंट के लिए यूके में जॉब कर रहा है, अमेरिका में जॉब कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया में जॉब कर रहा है, इंडियन गवर्नमेंट के लिए, तो वहां रहने का, खाने का, जो भी हमको बॉस परक्यूजिट दे रहा है, जो भी हमको बॉस अलाउंस दे रहा है, अलाउंसेस एंड परक्यूजिट के नाम पे कुछ भी मिल रहा है, सब फुल्ली एग्जम्प्टेड। ठीक है, मेरा बॉस
मेरे नाम पे कोई इंश्योरेंस की स्कीम में पैसा डाल दे रहा है, स्टाफ का ग्रुप इंश्योरेंस का बात कर रहा है, पीएफ ईएसआई का नहीं, वो आगे पढ़ेंगे उनका क्या होगा। नॉर्मल लाइफ इंश्योरेंस या ग्रुप इंश्योरेंस करवा के देता है बॉस मेरा, मेरे लिए टैक्सेबल नहीं है। ठीक है, मेरे को पैसा दे बोले जाओ इंश्योरेंस करवा लो, वो टैक्सेबल है, लेकिन मेरा बॉस ही पेमेंट कर दे रहा है मेरे लिए, वो टैक्सेबल नहीं। सर आपको लोन दे रहा है कंसेशनल रेट पे या नील रेट पे, 20,000 रुपए तक का लोन पे टैक्सेबिलिटी नहीं है। हो सकता है ना बॉस कम इंटरेस्ट पे या इंटरेस्ट फ्री लोन दे रहा है, मार्केट में एसबीआई का रेट 8%, मेरा बॉस मेरे को 6% पे होम लोन दे दिया, मार्केट से 2% कम पे मिला। अगर ये लोन अमाउंट 20,000 से कम है तो फुल्ली एग्जम्प्ट है, 20,000 से ऊपर है तो सर जितना का आपको फायदा मिल रहा है उतना आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा इंटरेस्ट। एसबीआई का इंटरेस्ट रेट देखते हैं, एसबीआई का इंटरेस्ट रेट 8% है, मेरा बॉस मेरे को 6% पे दिया, मेरा 2% का फायदा हुआ, ये 2% मेरे लिए टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन अगर अमाउंट ऑफ लोन 20,000 से कम है तो फिर पूरा एग्जम्प्टेड है। मेडिकल फैसिलिटी एट ऑफिस इज एग्जम्प्टेड, एट ऑफिस बोला है, मतलब क्या बोलना चाहते हैं, हुआ ना आप ऑफिस में काम करते वक्त, फैक्ट्री में काम करते वक्त इंजर्ड हो गए और बॉस आपका वहां पे ट्रीटमेंट करवा दिया और बॉस ही पेमेंट करवा दिया डॉक्टर को। जैसे आपको हम अपना एग्जांपल दे देते हैं, हम जिस कंपनी में जॉब करता था, अचानक क्या हुआ था, हम वहीं पे बेहोश हुआ था, तो मेरे को लोग तुरंत हॉस्पिटल लेके गए थे मेरा स्कैन करवाने की क्या रीजन है, तो वो बॉस पे ऑफिस से पेमेंट हुआ था, तो मेरे लिए तो परक्यूजिट हो गया ना, मेडिकल फैसिलिटी मिला वहां से, परक्यूजिट हुआ क्या अलाउंस हुआ ये, हाँ परक्यूजिट हुआ, क्योंकि अलाउंसेस में सर आपके हाथ में मेडिकल के लिए पैसा देता, वो अलाउंसेस होता, यहाँ पे हाथ में नहीं दिया, बॉस ही डायरेक्ट खर्चा कर दिया था मेरे लिए, तो वो एट ऑफिस के टाइम पे हुआ था इसलिए एग्जम्प्टेड है। ठीक है, बाकी सर आपका नॉर्मल हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए वो सब करवा रहा है, वो आगे पढ़ेंगे। मेरे को ना कोई पीरियोडिकल या जर्नल्स मिलता है मेरे काम का, हम लोग सीए, टाइम टू टाइम गवर्नमेंट बहुत चेंजेस करता रहता है रूल्स में, हम कोई कंपनी में एज अ सीए जॉब कर रहा मान लो, तो कंपनी में मैगजीन जर्नल्स आता है मेरे लिए, ताकि वो अपडेट्स मिलता रहे क्या चेंजेस आया लेटेस्ट, तो सर वो सब आपके लिए फ्री है। आपका बॉस आपका टेलीफोन बिल वगैरह डायरेक्टली पेमेंट कर दे, वो आपके लिए एग्जम्प्टेड है। आपको कोई भी फ्री एजुकेशन फैसिलिटी मिले आपको, वो फुल्ली एग्जम्प्टेड है। आपके बच्चे को मिले तो 1,000 रुपया पर मंथ पर चाइल्ड तक एग्जम्पशन है, और बाकी किसी फैमिली मेंबर को मिले तो फुल्ली टैक्सेबल है। हम 3 बात बोल गया है, आपका पढ़ाई के लिए आपको बॉस बोला एमबीए कर लो, और आपके एमबीए का पेमेंट ऑफिस से हो जाएगा। अगर वो बॉस का कॉलेज है तो भी, और अगर कोई और नॉर्मल कॉलेज है तो भी, नहीं सॉरी एक मिनट मेरा गलती हो गया, अगर वो बॉस का इंस्टीट्यूट है तो, अगर वो बॉस का इंस्टीट्यूट है, बॉस उसको ओन करता है या मेंटेन करता है, और वहां पर अगर आपका फ्री एजुकेशन करवा देता है तो वो आपके लिए फुल्ली एग्जम्प्टेड। और अगर आपके बच्चे का कराता है तो 1,000 पर मंथ पर चाइल्ड, और यहाँ 2 चाइल्ड का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और आपके फैमिली मेंबर का कराता है तो फिर टैक्सेबल है, मतलब आपके वाइफ को पढ़ाने के लिए ऑप्शन दे दिया, आपके भाई को बहन को पढ़ाने का ऑप्शन दे दिया, वो टैक्सेबल होगा। बात क्लियर है? हाँ सर। आपको लैपटॉप या कंप्यूटर दिया फॉर यूज एट ऑफिस और एट होम, आपको ओनर नहीं बनाया है, बेचा नहीं है वो लैपटॉप, आपको दिया, हमेशा के लिए नहीं दे दिया है। जब तक जॉब करोगे तब तक वो लैपटॉप यूज करना, जिस दिन जॉब छोड़ोगे उस दिन लैपटॉप सरेंडर कर दे। लैपटॉप कंप्यूटर घर पे दे चाहे ऑफिस काम से दे, ऑफिस में दे या घर पे दे, इनकम टैक्स मानता है बॉस लैपटॉप अगर घर पे भी दे दिए है तो भी वो ऑफिस का ही काम करवा रहा होगा, तुम कौन सा उस पर गेम खेल लो, और खेल भी लोगे 1 घंटा तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा। इनकम टैक्स बोलता है इसको टैक्सेबल नहीं कर, इसको आपको फैसिलिटी एंजॉयमेंट नहीं मानेंगे। क्लियर है बात? हाँ सर। अगर बॉस आपको मूवेबल आइटम गिफ्ट कर दे या सेल कर दे, ऊपर क्या था
कंप्यूटर लैपटॉप यूज करने के लिए दिया, बेचा नहीं है या गिफ्ट नहीं किया, आपको ओनर नहीं बनाया। बट अगर आप यहां बोल रहे कोई भी मोबाइल आइटम दे और आपको उसका ओनर बना दे, सर आप उस पर डिप्रिसिएशन निकालिए। मान लो बॉस 4 साल यूज किया लैपटॉप को और अब मेरे को दे दिया हमेशा के लिए, ओनर बना दिया ना मेरे को। ऑफिस का फर्नीचर तो ऑफिस में 4 साल यूज हुआ, बॉस बोला ये सोफा हम तो ऐसे ही बेचेंगे, तुम बोला सर हम ले जाएं क्या, बॉस बोला ले लो, या तो फ्री या कुछ पैसा चार्ज करेगा तुमसे। ऑफिस में टीवी लगा हुआ था, बॉस उस टीवी को हटा रहा था, तुम बोले हम ले लें क्या, बॉस बोला ले लो। अब या तो फ्री देगा या कुछ कम या कुछ चार्ज लेगा, तो कुछ पैसा लेगा, आपको ओनर बनाएगा। तो जितना साल उसको बॉस यूज किया है या कंपनी यूज किया है, उतना दिन का डिप्री माइनस करो, आज के दिन का डब्ल्यूडीबी निकालो, डिप्री का रेट बात करेंगे आगे, उतने दिन का डिप्री माइनस करो, आज का डब्ल्यूडीबी निकालो और टैक्सेबल कर दो। बाकी अब मान लो 40,000 का लैपटॉप था, 4 साल यूज हो के उसका आज के दिन वैल्यू बचा मान लो 15,000 डिप्री होते होते, और आपका बॉस आपको बोला ले जाओ 10,000 में, तुम्हारा कितना का फायदा हुआ? तुम्हारे कितने का फायदा हुआ? 5,000 का ना। हाँ सर। तो वो 5,000 मेरे लिए टैक्सेबल हो जाएगा, बाकी एग्जम्प्टेड। लेकिन अगर बॉस उसको 10 साल से ज्यादा यूज करने के बाद मेरे को दे रहे हैं, तो सर वो आपके लिए कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। अब मान लो एक सोफा सेट है ऑफिस में, 10 साल से ऑफिस में है वो, लेकिन एकदम मेंटेनेबल हालत में, बॉस को लगा नया लाएंगे इस सोफा को हटा देते हैं, तुम बोले सर हम ले जाएं क्या, बॉस बोला ले जाओ, फ्री में ले जाओ या कम दाम में ले जाओ, तो इसके लिए कुछ भी टैक्सेबिलिटी का बात नहीं होगा। कितना साल यूज करने के बाद दिया? 10 और मोर। जो यहां भी लिखा है फॉर 10 ईयर्स और मोर। सर लीव ट्रैवल कंसेशन पहले ही पढ़ चुके हैं, पढ़े थे ना, शॉर्टेज रूट वाला भाड़ा वाला बात। रेंट फ्री एकोमोडेशन आगे डिटेल में पढ़ेंगे, बट यहां सिंपल बोला है, अगर ये हाई कोर्ट का है, सुप्रीम कोर्ट का जज को मिल रहा है रहने के लिए घर, पार्लियामेंट या यूनियन मिनिस्टर को मिल रहा है रहने के लिए घर, या लीडर ऑफ अपोजिशन को मिल रहा है, उनके लिए टैक्सेबल नहीं है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जज, पार्लियामेंट बोला स्टेट लेजिस्लेचर नहीं, पार्लियामेंट का मेंबर या फिर लीडर ऑफ अपोजिशन, इनको मिले, इनके लिए वो टैक्सेबल परक्विजिट नहीं माना जाए। बाकी किसी को मिले, आगे पढ़ेंगे, थोड़ा डिटेल में आएगा। आपको कोई होटल वोटल में रहने के लिए अरेंजमेंट करके दिया 15 दिन से कम का। कई बार क्या होता है ना, एक बात सुनना, कई बार क्या होता है, मेरे को बहुत बोला तुम यहां से अब दिल्ली ऑफिस शिफ्ट हो जाओ, हम बोला ठीक है सर, मेरा घर बार तो लेकिन कलकत्ता में, तो दिल्ली में मेरे को बहुत बोला तुम कुछ दिन होटल में रह जाओ, तब तक हम घर का इंतजाम करवा देंगे रहने के लिए। तो वो जो घर का इंतजाम कराएगा वो तो रेंट फ्री एकोमोडेशन होगा, उसका बात तो अलग से करना ही है। लेकिन स्टार्टिंग में जाते ही अगला दिन तो घर नहीं मिल जाएगा, मिल जाता तो बहुत ही बढ़िया था, अगर नहीं मिला तो कोई होटल में रुकना पड़ेगा, ऑफिस उसका पेमेंट करेगा ऑब्वियसली। 15 दिन तक का जो भी पेमेंट होगा वो तुम्हारे लिए टैक्सेबल नहीं, उसके ऊपर जो भी पेमेंट होगा वो तुम्हारे लिए टैक्सेबल होगा। होटल का 15 ही दिन है, ठीक है। तुम्हारा को कोई नॉन मॉनेटरी परक्विजिट देता है और उसका टैक्स भी गवर्नमेंट ही भर देता, तुम्हारा बॉस ही भर देता, पेड बाय एम्प्लॉयर ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय, टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी परक्विजिट, सर वो टैक्सेबल नहीं। नॉर्मल इनकम टैक्स भरा वो टैक्सेबल है, टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी परक्विजिट टैक्सेबल। सर कोई हेल्थ क्लब या स्पोर्ट्स क्लब में मेरा इंतजाम करवा दिया बॉस, हम नॉर्मल क्लब नहीं बोला, नॉर्मल क्लब का मेंबरशिप बॉस भरेगा तो टैक्सेबल हो जाएगा, लेकिन हेल्थ क्लब, स्पोर्ट्स क्लब मतलब जिम वाला, कोई टेबल टेनिस, बैडमिंटन कोर्ट, ये सब जगह जहां पे तुम्हारा बॉस इंतजाम कराया था कि तुम थोड़ा जाके खेलो तो फिट रहोगे, तो सर वो फुल्ली एग्जम्प्टेड। बात क्लियर? तो यहाँ पे 20 परक्विजिट बताया जो मोटा मोटी फुल्ली एग्जम्प्टेड है। एकाध में कुछ अमाउंट का बात आया, बच्चा का पढ़ाई पे 1,000 रुपया, होटल वाला 15 दिन, लोन वाला 20,000, बाकी सब जगह जहां नहीं लिस्ट है ये सब फुल्ली एग्जम्प्टेड है। खाना वाला 50 रुपया पर मील।
अब आता है सर मेरे लिए बॉस रिटायरमेंट पे फंड डाल रहे हैं। नॉर्मली यहाँ पे बात करना है हमको पीएफ और उसका इंटरेस्ट का, प्रोविडेंट फंड है उसका इंटरेस्ट का। सर अगर स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड है तो वो फुल्ली एग्जम्प्टेड है। सर अगर वो अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है, इस चैप्टर में उसका बात नहीं करना। सर अगर वो पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, मतलब हम लोग अपना खुद का प्राइवेट प्रोविडेंट फंड जो है वो हम खुद करवाते हैं अपना, उसका इस चैप्टर में बात नहीं करना। तो हम पहले चीजों को हटाया है। 4 टाइप का पीएफ होता है। स्टैट्यूटरी पीएफ जो गवर्नमेंट का होता है, पीपीएफ जो हम खुद अपना अलग से खोलते हैं। मेरे को लग रहा है मेरा बॉस जितना प्रोविडेंट फंड में डाल रहा है वो बहुत कम पड़ेगा रिटायरमेंट पे। हम एलआईसी से या कोई बैंक से बात करके अलग से एक पीएफ अकाउंट खुलवा लो और वहां पैसा डाल दो, तो वहां तो बॉस जमा ही नहीं कर रहा है, तो तुम अपनी सैलरी से खुद जमा कर रहे हो, उस पर टैक्स का बात ही क्यों आएगा? तो यहां पे बात नहीं कर रहे उसका। स्टैट्यूटरी पीएफ का बात नहीं कर रहे यहाँ पे। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है, मतलब नॉट रजिस्टर्ड प्रोविडेंट फंड है। बॉस खुद ही जमा रखता है, थोड़ा तुम्हारी सैलरी से काटता है, थोड़ा अपनी जेब से डालता है। तो जो अपनी जेब से डालता है उसका इस चैप्टर में बात नहीं करना, वही तो तुम्हारा इनकम है। देखो तुम्हारे सैलरी से काट के जो पीएफ अकाउंट में पैसा डाल रहे हैं उसका यहाँ वैसे भी बात नहीं करना। तुम्हारी सैलरी से जो काट रहा है वो तो पार्ट ऑफ द सैलरी ऑलरेडी बन गया, उसको दोबारा क्यों टैक्सेबल करेंगे? यहाँ पंगा है जो बॉस अपनी जेब से भर रहा है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, उसका बात करना। तो अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में डाले हमको मतलब नहीं है, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में डाले यहाँ पे टैक्सेबल नहीं है, फुल्ली एग्जम्प्टेड है वो। लेकिन जमेला है सारा रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का। कितना छूट है? 12% ऑफ द सैलरी। और यहाँ सैलरी का मतलब बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन। डीए वही रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट होना चाहिए, कमीशन रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट होना चाहिए। 12% ऑफ द सैलरी तक अगर बॉस अपनी जेब से डाल रहा है तो फिर टैक्सेबल नहीं है, उसके ऊपर जितना डालेगा वो टैक्सेबल होगा। ठीक है, मैक्सिमम है 7.5 लाख पर ईयर, सर उससे ज्यादा कोई डालता भी नहीं। इंटरेस्ट में आ जाओ सर, स्टैट्यूटरी पीएफ, पीपीएफ, आरपीएफ, यूआरपीएफ, इंटरेस्ट किसी का भी हो, किसका बात करना है हमको यहाँ पे? सर स्टैट्यूटरी पीएफ का बात ही नहीं करना। जब उसका पीएफ ही टैक्सेबल नहीं है तो उसका इंटरेस्ट भी टैक्सेबल नहीं। पीपीएफ तुम्हारा पर्सनल इनकम है, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा, उसका इंटरेस्ट यहाँ बात नहीं करना। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड भी अदर सोर्स में जाता है, यहाँ बात नहीं करना। खाली बात क्या करना है? वही रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का जो ब्याज मिलेगा उसका। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में जितना एम्प्लॉयर अपनी पॉकेट से डाला था उसका 12% तक एग्जम्प्टेड है, बाकी टैक्सेबल। लेकिन ब्याज तो तुमको दोनों अमाउंट पे मिल रहा होगा ना, तुम्हारे जेब से जो कटा उस पे भी और बॉस जो डाला उस पे भी। मान ले बॉस तुम्हारे सैलरी से 10,000 रुपया काट के डालता है, खुद भी 10,000 रुपया डालता है, तो पीएफ में तो 20,000 जमा होगा, उस पूरे 20,000 रुपये ब्याज आएगा। कितना ब्याज माफ है? 9.5% तक का ब्याज टैक्सेबल नहीं है। उससे ज्यादा अगर ब्याज का मिलता है प्रोविडेंट फंड पे तो टैक्सेबल है। तो कितना अमाउंट तक एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन एग्जम्प्टेड है? 12% तक, और बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन का। और कितना अमाउंट इंटरेस्ट एग्जम्प्टेड है? सर 9.5%। जो इंटरेस्ट मिला, अगर सम बोले तो तुमको यहाँ पे 3,000 ब्याज मिला और वो 12% है, तो 3,000 डिवाइडेड बाई 12% इंटू 9.5 निकाल लेना, उतना एग्जम्प्टेड, बैलेंस टैक्सेबल। बात क्लियर है ये? हाँ सर। हाँ सर। चलो ये भी टॉपिक मेन था, खत्म हो गया। ये सब और उतना ज्यादा दिमाग लगाने का नहीं है, छोड़ दो। अब आओ, ये भी कुछ उतना पार्ट नहीं है, ये सब पार्ट उतना कुछ करने को नहीं है। ये सब पार्ट करने को नहीं, सब छोड़ सकते। अब आ जाओ कुछ 4-5 मेन प्रेक्विजिट पे और चैप्टर खत्म हो जाए। अगर तुम्हारा बॉस अनफर्निश्ड घर दे रहा है, तुम क्या दे रहे हैं? अनफर्निश्ड घर। यहां पे खाली पहले घर का बात किया, सब फर्नीचर का बात अलग से करेंगे, फर्नीचर का बात अलग से करेंगे। अभी क्या दे रहा है? घर दे रहा है, पहले घर का बात करते।
तुम कौन हो? गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। तो एक लाइसेंस फीस बोल के चीज होता है। हर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो घर देता है गवर्नमेंट उसका एक लाइसेंस बना के देता है कि जब तक तुम उस जॉब में हो तब तक उस घर में रह सकते। क्वार्टर्स होते हैं ना, गवर्नमेंट क्वार्टर्स, उसका बात हो रहा है। तो जितना लाइसेंस फीस का वैल्यू है उतना ही तुम्हारे लिए टैक्सेबल परक्विजिट हो जाए। यहाँ पे एग्जम्पशन का बात नहीं कर रहे कि कितना छूट है, यहाँ बात कर रहे कितना टैक्सेबल है। हाँ, तुमसे अगर कुछ पैसा रिकवर किया जा रहा है वो माइनस कर लेना, तो ऑब्वियस सा बात है। मान लो मेरा लाइसेंस फीस है 10,000, गवर्नमेंट मेरे को बोलता है तेरे को 2,000 देना है, तो सर मेरा फायदा तो 8,000 का ही हुआ ना, तो 8,000 मेरे लिए टैक्सेबल। ठीक है। हाँ सर। अच्छा, यहाँ पे कौन सा एम्प्लॉय की बात कर रहे हैं? गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, या फिर ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन जिसका सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल है। मतलब सर पीएसयू का भी बात हुआ है यहाँ पे। हाँ, जहां तुमको गवर्नमेंट घर प्रोवाइड करके दे रहे हैं वहां ये रूल। अब आओ सर, हम नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तब क्या होगा? तब क्या है यहाँ पे? तो देखो क्या बोला, अगर बॉस भाड़ा पे लेके ही दे रहा है तुमको घर, तुम्हारा बॉस भी भाड़े पे लेके तुमको दे रहा है, तो रेंट पेड और 15% ऑफ द सैलरी विच एवर इज लोअर। और अब तो ये घट के 10% ऑफ द सैलरी हो गया 2023 के बाद। कितना तुम्हारे लिए टैक्सेबल हो। अगेन आई रिपीट, ये टैक्सेबल बता रहा है, एग्जम्प्टेड नहीं। ठीक है। हाँ सर। अगर बॉस खुद का घर तुमको दे रहे तो कंपनी के नाम पे ही वो घर खरीदा हुआ है और तुम ऐसे जगह रहते हो जहां का पॉपुलेशन, तुमको ये 2023 के बाद के डेटा याद करना, तुम यही याद करो, तुम्हारे लिए ये फायदेमंद है। जहां पॉपुलेशन 15 लाख तक है वहां पे 5% ऑफ द सैलरी टैक्सेबल हो जाएगा। जहां पॉपुलेशन 15 लाख से ज्यादा लेकिन 40 लाख तक है 7.5% ऑफ द सैलरी टैक्सेबल हो जाएगा। और जहां पॉपुलेशन 40 लाख से ज्यादा है वहां 10% ऑफ द सैलरी टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है। बॉस अगर लेके दे रहा है भाड़ा पे तुमको, तो जितना भाड़ा दे रहा है या 10% ऑफ द सैलरी। यहां सैलरी का मतलब क्या है? यही एक मात्र सेक्शन होगा जहां सैलरी का मतलब बहुत लंबा चौड़ा है। सर कवर्ड ग्रेचुइटी में सैलरी का मतलब बेसिक पे दी है। एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है वहां पे सैलरी का मतलब खाली बेसिक है। यहां पर रेंट फ्री अकोमोडेशन में सैलरी का मतलब बहुत लंबा चौड़ा हो, और बाकी सब जगह सैलरी का मतलब बेसिक पे दिए प्लस कमीशन। ये याद रहना बहुत जरूरी है। चार ही जगह 4 तरीके से पूरा चैप्टर में सैलरी को डिफाइन किया। कवर्ड ग्रेचुइटी में बेसिक प्लस दिए, एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है वहां खाली बेसिक, और यहाँ परक्यूजिट रेंट फ्री अनफर्निश्ड घर जब मिलता है उसके लिए सैलरी का मतलब लंबा चौड़ा। लंबा चौड़ा क्या है वो हम बताएंगे। बाकी सब जगह बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन है। ठीक है। चलिए हम पुराना वाला वैल्यू नहीं याद करें, नहीं मत करो, फालतू कंफ्यूज करोगे अपने आप। तो यहाँ पे 5, 7.5 और 10, पॉपुलेशन बढ़ेगा 15 लाख, 40 लाख, 40 लाख से ऊपर, तो 5% ऑफ सैलरी, 7.5% ऑफ सैलरी, 10% सैलरी टैक्सेबल हो। और अगर बहुत भाड़ा में लेके दे रहा है तो रेंट पेड और 10% ऑफ द सैलरी विच एवर इज लोअर तुम्हारे लिए टैक्सेबल हो। क्लियर है मेरा बात? अच्छा सर मेरे से बहुत भाड़ा कुछ रिकवर कर ले रहा है, जितना भाड़ा रिकवर कर ले रहा है फिगर निकल के जो है उसमें से माइनस कर लेना। तुम्हारा 7.5% मान लो तुम्हारा। अच्छा सर एक प्रॉब्लम और, पॉपुलेशन नहीं बताएगा तो कैसे ही समझे कि शहर का कितना पॉपुलेशन। देखो सिटी हो, सिटी मेट्रोपॉलिटन सिटी, तो 10% ऑफ द सैलरी को ही कर लेना, मान लेना 40 लाख के ऊपर ही पॉपुलेशन। और छोटा मोटा टाउन बोले तो 7.5% कर ले। विलेज बोले तो 5%, विलेज देगा नहीं तुमको समझ। टाउन दे तो 7.5%, मेट्रोपॉलिटन सिटी हो तो 10%। ठीक है। ये बात याद रखने लायक है क्योंकि एग्जाम में तुमको पॉपुलेशन बोलेगा नहीं और तुम कंफ्यूज होगे क्या ले।
ज्यादा कंफ्यूजन हो 10% ले लेना चुपचाप और नीचे नोट दे देना एज्यूमिंग पॉपुलेशन इज मोर देन 40 लाख। सर नहीं समझ में आ रहा है, ये टाउन है कि सिटी? हम क्या इंडिया के सारे सिटी का नाम याद करेंगे पहले बैठ के? इंडिया में किसको सिटी माने किसको टाउन माने, तो पागल हो जाएंगे। मेट्रोपॉलिटन का सम देगा, टेंशन ही नहीं है। 10%। अरे सर मेट्रोपॉलिटन का पॉपुलेशन 40 लाख से कम ही नहीं, करोड़ों में है, करोड़ों में। हर शहर में करोड़ों लोग रह रहे हैं मेट्रोपॉलिटन में, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। बाकी सब जगह 7.5% ले ले। ज्यादा कंफ्यूजन लगे 10% एज्यूम करके मारा, नीचे नोट देके आ जाना एज्यूमिंग द पॉपुलेशन ऑफ दैट प्लेस इज मोर देन 40 लाख। मेरा बात क्लियर है? हाँ सर। इफ एकोमोडेशन प्रोवाइडेड अ कंसेशनल रेट, तो ये हम अभी बोल दिए, तुमसे जितना भाड़ा वसूल कर रहा है वो माइनस कर लेना। ऑब्वियस बात है सर, मेरा टैक्सेबल तो वही होना चाहिए ना जितना मेरा फायदा हुआ। जो मेरे से बहुत भाड़ा ले लिया मेरा फायदा थोड़ी नहीं। सर अगर होटल में प्रोवाइड करे 15 दिन तक टैक्सेबल नहीं है, 15 दिन के ऊपर रहे तो मान लो हम 25 दिन से होटल में रह रहे तो 24% ऑफ द सैलरी, या फिर एक्चुअल चार्जेस। अगर एक्चुअल चार्जेस क्वेश्चन में पता है तो वो, नहीं तो 24% विचएवर इज लोअर तुम्हारे लिए टैक्सेबल हो जाए। बात क्लियर है? हाँ सर। अब अगर सर फर्नीचर वाला घर दिया तो सर ऊपर जो अनफर्निश्ड घर का वैल्यू निकाले वो तो लेंगे ही। फर्नीचर वाले घर में क्या करें सर, 10% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ सच फर्नीचर जोड़ लेंगे। फर्नीचर का वैल्यू अगर 20,000 है, 20,000 का 10% 2,000 और जोड़ लो। तुम्हारे को रेंट घर दे रहा है जिसमें एसी भी लगा है, टेबल चेयर भी है, सोफा सेट भी है, यही तो हो गया फर्निश्ड घर। बोलते ना अनफर्निश्ड घर है कि फर्निश्ड घर है, तो फर्निश्ड घर का मतलब तो वही है। तो सर अगर बॉस खरीद के दे रहा है ये फर्नीचर तो 10%, भाड़ा पे दे रहा है तो जितना भाड़ा दे रहा है। तो जनरली भाड़ा पे कौन फर्नीचर लेके देता है? ऑब्वियस सा बात है, कोई पागल ही होगा जो फर्नीचर भाड़ा पे लेके देता होगा। बट ठीक है, क्वेश्चन में अगर बोल दे तो क्या करना चाहिए, से जितना भाड़ा भरा है भाई। ठीक बात? क्लियर है ये? हाँ सर। अच्छा यहाँ पे ज्ञान फिर ज्ञान रिपीट किया, क्या माइनस कर लेंगे? अरे सर जितना मेरे से बॉस रिकवर कर रहा है वो माइनस कर लो। वो हर जगह कॉमन है पूरा परक्यूजिट में। तुमको बॉस काइंड में कुछ दे रहा है बट उसको कुछ पैसा भी वसूल कर रहा है, तो जितना वसूल कर रहा है वो माइनस कर लो बस। सर टेम्पररी आपको कहीं पे घर अरेंजमेंट करके दिया, कोई प्रोजेक्ट के लिए भेजा है और वहां टेम्पररी घर अरेंज करके दिया है, तब टैक्सेबल नहीं होगा। बस वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करके तुम लौट आओगे तब फिर टैक्सेबल नहीं होता। बाकी ये सब याद करने का दरकार नहीं है, छोड़ो। ये सब तो इतना पढ़ने को नहीं है। ये देखो हम बोला था ना सैलरी का मतलब, तो देखो तुम्हारा बेसिक डीए ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस, बोनस कमीशन या फिर अदर मॉनेटरी पेमेंट। सीधा लैंग्वेज में बोले तो तुम्हारा सारा बेसिक कंपोनेंट का टैक्सेबल वैल्यू, बेसिक कंपोनेंट जो हम बताया था मेरे नोट्स में 9 आइटम लास्ट क्लास में, उसका सारा का टैक्सेबल वैल्यू प्लस तुम्हारा अलाउंसेस, टैक्सेबल अलाउंसेस यानी अलाउंसेस का भी टैक्सेबल वैल्यू। परक्यूजिट से पहले तक का जो टैक्सेबल फिगर आ रहा है, परक्यूजिट से पहले तक का जो टैक्सेबल फिगर आ रहा है उसको ले लो। यहां पर सैलरी का मतलब वही है एकोमोडेशन के केस में, आरएफए के केस में, रेंट फ्री एकोमोडेशन के केस में सैलरी का मतलब यही है। बोला लंबा चौड़ा, तो लंबा चौड़ा यही है। तुम सम सॉल्व करोगे, अलाउंसेस जितना टैक्सेबल फिगर लियो, बेसिक कंपोनेंट में ग्रेचुटी, बोनस, फीस, कमीशन, जिसका जो टैक्सेबल वैल्यू ले रहे हो, डीए, पीए सब जोड़ो लो। हाँ डीए ऑलवेज जितना रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है पूरा मत लेना, बस ये कॉमन बात है सब जगह। अब जो वैल्यू है वही है सैलरी का मतलब, ये बात याद रहेगा? हाँ सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट आओ। मोटर कार।
मोटर कार खाली स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल है। सर कौन है स्पेसिफाइड एम्प्लॉय? बेटा आज के दिन में सारे एम्प्लॉय स्पेसिफाइड ही एम्प्लॉय, क्योंकि डेफिनेशन इतना गंदा लिखा है जिसका कोई माई बाप। स्पेसिफाइड एम्प्लॉय का पहले तो मीनिंग बोला, कंपनी का डायरेक्टर, सीईओ, सीएफओ, ये सब स्पेसिफाइड एम्प्लॉय होते। इसके अलावा क्या बोला? जिनका भी मोर देन 50,000 पर एनम कैश सैलरी। नॉन मॉनिटरी आइटम का बात नहीं कर रहा, नॉन मॉनिटरी प्रिक्विजिट नहीं बोल रहा हूं। मतलब हम बेसिक सैलरी, डीए, टैक्सेबल अलाउंसेज इनका बात कर रहे हैं। सर आज की दुनिया में कोई होगा जिसका साल का 50,000 से कम मिलता हो पर एनम? साल का 50,000 पर एनम मतलब कितना रुपया महीना हुआ बेटा? अगर एग्जैक्ट 50 निकालोगे तो मान लो कोई को साल का एग्जैक्ट 50,000 मिलता है तो उसका पर मंथ कितना आएगा? बोलो। 4,166,000। 4,800 के आसपास कुछ, 100। 4,100 के आसपास। हाँ। बाबा अब हमको तुम बताओ आज के दिन कौन होगा जो महीना का 4,000 में नौकरी करता होगा? सर करता होगा। तो बेटा एक बात बताओ, जो ऐसा करता होगा उसको गाड़ी कोई देगा क्या? मोटर कार बेनिफिट। मतलब ऐसा एम्प्लॉय ढूंढो जिसको महीना का 4,000 से कम सैलरी मिलता हो और बॉस उसको गाड़ी देता हो। मतलब हाइट से लॉ लिखने का ये नामुमकिन है। ये तुम्हारा पहला बात तो ये नामुमकिन है कि तुम साल का 50,000 से कम कैश में कमाओ। बेसिक डीए, बोनस, कमीशन ये सब जोड़ के बात करें। टैक्सेबल अलाउंसेस, नॉन मॉनिटरी का बात नहीं करा, मॉनिटरी का बात। पहला बात तो यही कम मुश्किल है। दूसरा बात सर अगर ऐसा कोई है भी, उसको गाड़ी, उसको क्लब फैसिलिटी ये सब देगा क्या कोई बॉस? कभी नहीं। तो ये टाइम पास पॉइंट लेके रह गया केवल कि स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के हाथ में कौन कौन सा आइटम टैक्सेबल है और कौन कौन सा आइटम नॉन स्पेसिफाइड के हाथ में एग्जम्प्टेड है। सर है ही नहीं कोई नॉन स्पेसिफाइड। ठीक है। तो ये तुमको पढ़ना भी नहीं है, ये स्पेसिफाइड नॉन स्पेसिफाइड बकवास है। हाँ ऑब्जेक्टिव में पूछ ले कितना सैलरी पर एनम होने पे स्पेसिफाइड हो, ये याद कर लेना, ऑब्जेक्टिव में काम आ जाएगा। कि साल का 50,000 से कम कमाता हो तो स्पेसिफाइड नहीं है, जो साल से 50,000 के ऊपर ज्यादा नॉन मॉनिटरी कमाता हो वो स्पेसिफाइड। कंपनी का डायरेक्टर तो बोल ही दिया, कंपनी का जिसमें 20% ओनरशिप है वो भी स्पेसिफाइड है। तो 3 लोगों को स्पेसिफाइड बोला, डायरेक्टर जिसका कंपनी में 20% से बेसी ओनरशिप है, या फिर जिसको मॉनिटरी कैश सैलरी 50,000 पर एनम से ज्यादा मिलता। इन 3 को क्या बोलेंगे? स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। एमसीक्यू के काम आएगा। बात क्लियर? हाँ सर। अब आ जाओ। यानी गाड़ी सबके लिए टैक्सेबल, जिसको गाड़ी मिल रहा है वो पर स्पेसिफाइड होगा, उसके लिए टैक्सेबल होगा। तो गाड़ी अगर ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है बट गाड़ी को चलाने का खर्चा भी एम्प्लॉयर ही दे रहे हैं, क्योंकि एक बात सिंपली समझना, यहां 2 चीजों का बात करेगा, गाड़ी किसका और वो पेट्रोल डीजल गाड़ी का मेंटेनेंस किसका। एक बात बोलो, जो चीज बॉस दे रहा है वही तुम्हारे लिए टैक्सेबिलिटी का बात आएगा। जो तुम खुद खर्चा कर रहे हो उसका टैक्सेबिलिटी का बात तुम्हारे एंड में करेंगे क्या कभी? नहीं। सर अगर हम ये बोले चंद्रलेखा गाड़ी तुम्हारा है, बॉस बोला हम गाड़ी नहीं दे रहे, गाड़ी तो तुम्हारे पास ऑलरेडी है, वही यूज कर लो, बस उसमें पेट्रोल डीजल हम भरवा देंगे, गाड़ी का मेंटेनेंस हम करवा देंगे। तो तुम्हारा बेनिफिट क्या हुआ? गाड़ी की सिर्फ मेंटेनेंस। तुम्हारे को बेनिफिट क्या हुआ? सिर्फ मेंटेनेंस ना। हाँ क्योंकि सर गाड़ी तो मेरा खुद का है, तो बॉस थोड़ी दिया जो मेरा बेनिफिट माना जाएगा। हम अपना ही गाड़ी यूज कर रहे हैं, इसमें मेरा बेनिफिट क्या हो गया अलग से? मेरे को तो बेनिफिट मिला कि मेरे को पेट्रोल डीजल मेंटेनेंस का खर्चा कुछ नहीं करना पड़ रहा, वो मेरा फायदा है। तो इस चैप्टर में जो तुम्हारा बॉस तुमको फायदा दे रहा है सिर्फ वही टैक्सेबल है बेटा, बाकी कुछ भी टैक्सेबल नहीं है। तो यहां बोल रहा है गाड़ी भी एम्प्लॉयर का और एक्सपेंसेस भी एम्प्लॉयर का, तो यहां दोनों बेनिफिट है तुमको।
जहां तुम्हारा दोनों फायदा है ना। हाँ सर। लेकिन तुम इस गाड़ी को पूरा ऑफिशियल काम के लिए यूज करते हो खाली, क्या कोई फायदा हुआ क्या तुम्हारा पर्सनल? गाड़ी बॉस का, मेंटेनेंस का खर्चा भी बॉस का। सर पहला नजर में लगता है फायदा हुआ, लेकिन जैसे बोलते हैं गाड़ी को तुम खाली ऑफिस के काम के लिए यूज करते हो, तो सर ये काय का बेनिफिट है? तो देखो यहां पे लिख भी दिया ये टैक्सेबल भी नहीं। तो सर यहां पे 3 पॉइंट पकड़ने पड़ेंगे। गाड़ी किसका, मेंटेनेंस किसका, उसको देख के समझ में आएगा कौन सा बेनिफिट हमको मिल रहा है। और फिर अगला पॉइंट ये कि वो गाड़ी किस काम में आ रहा है, तब झमेला हो। ठीक है, तो पहला केस क्या बोला, गाड़ी भी एम्प्लॉयर का, मेंटेनेंस भी एम्प्लॉयर का, ऑफिशियल पर्पज के लिए खर्चा हो रहा है, नॉट अ प्रेक्विजिट। फिर बोला गाड़ी एम्प्लॉयर का, एक्सपेंसेस भी एम्प्लॉयर का, और तुम गाड़ी को पूरा पर्सनल यूज करते हो। तो यहां दोनों बेनिफिट मिला है तुमको, और पूरी बेनिफिट ही है क्योंकि फुल्ली पर्सनल यूज है। बच्चों को घुमाने के लिए, खुद घूमने के लिए, ये सब के लिए गाड़ी यूज हो रहा है। तो सर जितना मेंटेनेंस का खर्चा वो फुल्ली टैक्सेबल, प्लस गाड़ी का 10% कॉस्ट टैक्सेबल, क्योंकि डिप्रिसिएशन जनरली 10% ही मानते हैं, तो डिप्रिसिएशन टैक्सेबल। डिप्रिसिएशन हमेशा 10% ही मानेंगे ओरिजिनल कॉस्ट का। हाँ, ड्राइवर को जितना दिया जा रहा है वो भी मेरे लिए टैक्सेबल, चौफर यानी ड्राइवर होता है। फिर बोला गाड़ी एम्प्लॉयर का, मेंटेनेंस भी एम्प्लॉयर का। गाड़ी को तुम पार्टली यूज करते हो, कभी ऑफिस काम से, कभी पर्सनल काम से। यहां झमेला है, जो झमेला है जहां मिक्स आ जाएगा यूज, वही प्रॉब्लम है। तो बोला गाड़ी अगर स्मॉल कार है तो गाड़ी पर 1800 पर मंथ गाड़ी का और 900 पर मंथ ड्राइवर का टैक्सेबल, क्योंकि यहां पे अलग अलग नहीं कर पाएंगे, मेंटेनेंस कितना वो कितना, तो सीधा अमाउंट ही दे दिया डिपार्टमेंट। और अगर गाड़ी बड़ा है तो 2400 हो जाएगा 1800 की जगह, ड्राइवर का उतना ही। ये टैक्सेबल का बात हो रहा है, इतना वैल्यू तुम्हारे लिए टैक्सेबल हो जाए। फिर बोला गाड़ी एम्प्लॉयर का, लेकिन मेंटेनेंस एम्प्लॉय दे रहा है। अब यहां बताओ तो तुम्हारा बेनिफिट क्या है? गाड़ी बॉस दिया है, लेकिन उस पर पेट्रोल डीजल तुम खुद भराते हो, मेंटेनेंस तुम खुद कराते हो। तुमको कौन सा फायदा मिला, बोलो? गाड़ी एम्प्लॉयर दिए है, मेंटेनेंस का खर्चा तुम कर रहे हो, तुमको कौन सा बेनिफिट मिला? आप दोनों अनम्यूट हो ना बेटा, आप दोनों म्यूट होके क्यों बैठे हो, हमको नहीं समझ में आ रहा है। प्रॉब्लम होगा हम बोल देगा, आप लोग अनम्यूटेड रहो ताकि रेगुलर बात हो सके क्लास का। सर यहां पे मेरे को मेंटेनेंस हम खुद दे रहे हैं, यहां मेरा क्या फायदा है? मेंटेनेंस का कोई फायदा नहीं हुआ मेरे को फायदा हुआ गाड़ी खुद का नहीं रखना पड़ा, गाड़ी खरीदने का पैसा बच गया। अब अगर ये पूरा ऑफिशियल काम में लगा रहे हैं तो टैक्सेबल ही नहीं होगा, पूरा पर्सनल काम में लगा रहे हैं तो खाली गाड़ी का बेनिफिट मिला है तो 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द कार वो टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों पर्पज में यूज हो रहे हैं तो वही, छोटा गाड़ी है तो 600 पर मंथ, बड़ा गाड़ी है तो 900 पर मंथ। ड्राइवर का हर बार 900 ही है पर मंथ। नेक्स्ट बोला गाड़ी एम्प्लॉय का, लेकिन मेंटेनेंस एम्प्लॉयर दे रहे हैं। तो गाड़ी का बेनिफिट तो तुमको हुआ ही नहीं, तुमको खाली बेनिफिट हो रहा है, मेंटेनेंस बच गया तुम्हारा। अब अगर गाड़ी फुल्ली ऑफिशियल काम से लग रहा है, कुछ भी टैक्सेबल नहीं, फुल्ली पर्सनल काम के लिए लग रहा है, तो जितना मेंटेनेंस का खर्चा बहुत दे रहा है वो। और अगर मिक्स एंड मैच है तो वही 1800 और 2400 वाला बात। पार्टली यूज है तो 1800 2400 वाला बात। ठीक है? हाँ सर। अंकिता ये क्लियर है? यही है इस पार्ट में पढ़ने लायक, इतना लंबा ज्ञान ही नहीं लेना है अपने को सिंपल लेना है चीजों। और यह कार बोला है, कार, बाइक, स्कूटी, इनका बात नहीं कर रहे हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट कार ओनली।
सर अगर मेरे को स्वीपर, गार्डनर, वॉचमैन ये सब प्रोवाइड करे बॉस, फटाफट 2-3 पैकेज खत्म करना चैप्टर। सर ये सब प्रोवाइड करे तो जितना कॉस्ट बॉस दे रहा है इनको माइनस तुमसे जितना रिकवर कर रहा है वो टैक्सेबल हो जाएगा। तुम्हारे घर में गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर ये सब कंजम्पशन का पेमेंट बॉस कर रहे हो, तो अगर बॉस खुद का है, यही बॉस का ही काम है, तो जितना बॉस का कॉस्ट लगता है वो तुम्हारे लिए टैक्सेबल। और अगर बॉस कहीं से लेके दे रहा है, मान लो तुम इंडियन गैस में ही काम करते हो और वही तुमको सिलेंडर दे रहे हैं साल महीना का, तो वो तुमका कॉस्ट जितना है वो तुम्हारे लिए टैक्सेबल। और अगर मान लो तुम नॉर्मल टाटा में काम करते हो, टाटा तुम्हारे यहाँ गैस कनेक्शन लगवा दिया, तो जितना टाटा उस गैस एजेंसी को पेमेंट कर रहा है वो तुम्हारे लिए टैक्सेबल। मतलब हर बार जितना कंपनी को कॉस्ट पड़ रहा है वही तुम्हारे लिए टैक्सेबल। हाँ, हर जगह एक लाइन कॉमन है, तुमसे जितना वसूल कर रहा है वो माइनस कर लो। एजुकेशन फैसिलिटी वाला बात हम कर चुका, तुमको दे रहे हैं नो टैक्सेबिलिटी, तुम्हारे बच्चों को दे रहे तो 1000 रुपया पर मंथ पर चाइल्ड एग्जाम्पशन हो। यहां पे 2 चाइल्ड वाला कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। और तुम्हारे घर वालों को दे रहे तो फुल्ली टैक्सेबल। अब यहां पे वही पॉइंट है, अगर बॉस का स्कूल है तो जितना बॉस को कॉस्ट पड़ता है बॉस जितना दूसरे बच्चों से लेता है, और अगर कोई और स्कूल में तुम्हारा अरेंजमेंट करवा दिया जो जितना बॉस वहां पे कर रहा है उतना, ठीक है। हाँ सर। और हर जगह एक लाइन तो कॉमन है, जितना तुमसे वसूल करे वो माइनस कर ले। तुमको कम इंटरेस्ट पे लोन दिलवा दिया, नहीं ये तो दूसरा चीज है। तुम्हारा कोई गाड़ी में आने जाने का अरेंजमेंट करवा दिया, ऑफिस का गाड़ी नहीं है, गाड़ी में आने जाने का बॉस अरेंजमेंट करवा दिया और बॉस वहां पेमेंट कर रहा है, तो जितना बॉस वहां पेमेंट करता है माइनस जितना तुमसे रिकवर कर ले रहा है। और अगर वो बॉस का गाड़ी है तो बॉस जितना औरों से लेता है माइनस जितना तुमसे रिकवर कर ले रहा है। कंसेशनल लोन वाला तो हम बोला था एसबीआई का रेट लेंगे, फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर जो रेट है, जिस दिन लोन दिया उस दिन का रेट देखने का दरकार नहीं है, सिंपल रखा है चीजों को। फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर जो इंटरेस्ट रेट है, अगर बॉस तुमसे उससे जितना कम ले रहा है वो तुम्हारा बेनिफिट। इंटरेस्ट रेट एसबीआई का होम लोन पे चल रहा है मान लो 8.5%, तुमसे तुम्हारा बॉस ले रहा है 5%, तो तुम्हारा बेनिफिट कितना हो गया 3.5% का, तो वो तुम्हारे लिए टैक्सेबल, ठीक है। मेडिकल लोन दे रहा है बॉस, सर उस पर इंटरेस्ट टैक्सेबल नहीं। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, सुन लो। बॉस तुमको मेडिकल लोन दिया है, देखो इलाज का बॉस खर्चा कर देता वो तो टैक्सेबल है ही नहीं, लेकिन लोन दिया लोन इलाज कराने का, तो सर उस लोन पे ब्याज टैक्सेबल नहीं है। गवर्नमेंट बोलता है ये बहुत इमरजेंसी का बात है, इस पे हम ब्याज को भी टैक्स नहीं लेंगे। और सर कोई नॉर्मल लोन दिया लेकिन 20,000 से कम अमाउंट है तब भी टैक्सेबल नहीं, तो बात कर चुके हैं। तुमको बॉस ट्रैवलिंग या टूर का अरेंजमेंट करके दिया है, देखो एक बात समझो, तुम ऑफिशियल काम से कहीं गए वो टैक्सेबल होगा क्या कभी? तुम्हारा बॉस बोला एक मीटिंग है सिंगापुर में, जाओ तो वो तुम्हारे लिए टैक्सेबल होगा क्या? उसका जो टिकट अरेंजमेंट, होटल अरेंजमेंट किया, बोलो वो तुम्हारे लिए टैक्सेबल होना चाहिए क्या? सिंगापुर में कंपनी का एक मीटिंग है, तुमको भेजा है, सर वो क्यों टैक्सेबल होगा? हम ऑफिशियल काम से गए, लेकिन बॉस बोला मीटिंग 10 दिन का है, तुम 12 दिन रह लेना, 2 दिन घूम भी आना, वो 2 दिन वेरी गुड, वो 2 दिन टैक्सेबल होगा सर। बॉस बोला तुम जा रहे हो ठीक है, तुम अपने बीवी बच्चों को भी ले जाओ, साथ में घुमा ही लाना, सर बीवी बच्चों का टैक्सेबल होगा, है ना? हाँ सर। हाँ लॉजिकल पकड़ो, लॉजिकल ज्यादा इजी रहोगे। सर ड्यूरिंग ऑफिस आवर खाना प्रोवाइड किया, 50 रुपया पर डे पर मील तक का एग्जाम्पशन है, बाकी टैक्सेबल। और अगर नॉन अल्कोहलिक कुछ भी बेवरेज दे रहा है वो कभी टैक्सेबल नहीं। सर मेरे को कोई बॉस गिफ्ट का वाउचर दे दिया, कई बार होता है ना, बॉस को पेंटालून का गिफ्ट कार्ड मिला,
बॉस बोला हम तो क्या ही कपड़ा खरीदेंगे, हम तो वैसे भी और हाईफाई ब्रांड का कपड़ा खरीदते हैं, तो ये पेंटालून का कार्ड तुम यूज कर लो नीरज। सर 5,000 तक का गिफ्ट वाउचर है तो टैक्सेबल नहीं है, उसके ऊपर कुछ भी वैल्यू है तो टैक्सेबल है। और कैश गिफ्ट कुछ भी बॉस दे दे वो ऑलवेज फुल्ली टैक्सेबल। ठीक है। हाँ सर। एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन क्रेडिट कार्ड या फिर कोई मेंबरशिप कार्ड। सर आपको बहुत बोला ये लो नीरज क्रेडिट कार्ड, ऑफिस का काम से जो भी खर्चा हो कर देना, हम उसमें पर्सनल खर्चा भी किया, वो टैक्सेबल होगा कि नहीं? हाँ होगा। और जो ऑफिस पर्पस के लिए किया, क्लाइंट आया था, क्लाइंट उसका होटल का बिल पेमेंट करके आया उस क्रेडिट कार्ड से, कंपनी का क्लाइंट आया था, तो नहीं होगा। हाँ सर ऑब्वियसली नहीं होगा। सर कहीं मेरा जो हम जहाँ काम करता था ना बेटा, वहां का क्लाइंट आता था, उसका होटल का बिल बनता था 8 लाख 12 लाख का उस टाइम। सर आपको तो साल का सैलरी नहीं है उतना। अगर आपको टैक्सेबल कर दिया तो आप मर जाओगे। ठीक है ना। तो पॉइंट इज गवर्नमेंट बोलता नहीं ऑफिशियल पर्पस के लिए टैक्सेबल नहीं, लेकिन उसमें जो कार्ड से पर्सनल खर्चा कर दिया वो वाला टैक्सेबल हो जाएगा। हाँ, उसमें से मैं अपना एक लैपटॉप भी खरीद लिया क्योंकि उस कार्ड पे डिस्काउंट चल रहा था, उस कार्ड से पेमेंट पे। तो हम बॉस को पूछा सर हम ले लें क्या? बॉस बोला ठीक है ले लो। तो सर जितना पर्सनल पेमेंट किया, अच्छा बॉस तुमसे कुछ रिकवर किया है तो वो माइनस कर ले। बॉस तुम्हारा क्लब में अरेंजमेंट करवा दिया, पार्टी वार्टी करके आओ, थोड़ा बोर हो जाते हो सैटरडे इवनिंग। सर 2 ही क्लब एग्जम्प्टेड है, स्पोर्ट्स क्लब एंड हेल्थ क्लब। उसके अलावा कोई भी क्लब है तो जितना वहां का मेंबरशिप फीस है वो टैक्सेबल होगा। ठीक है। हाँ। लेकिन कॉर्पोरेट मेंबरशिप करवा के दिया तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, सुनने लायक है, मजा आएगा। कॉर्पोरेट मेंबरशिप क्या होता है? सर बड़ा बड़ा ऐसा भी क्लब होता है जहां पे कंपनी का कॉर्पोरेट मेंबरशिप होता है, क्योंकि कंपनी के बड़े बड़े क्लाइंट आते हैं तो उनको वहां लेके जाना पड़ता है। अब सर ऑब्वियस बात है क्लाइंट आएगा तो तुमको बहुत बोलेगा कि नीरज, मेरे को मान लो बोला कि नीरज जाओ क्लाइंट को थोड़ा क्लब में घुमा लो, कॉर्पोरेट मेंबरशिप का मेरा कार्ड बना रखा है, हम ले गया क्लाइंट को। ऑब्वियस बात हम भी तो वहां एंजॉय करके ही आएगा। हम ऐसा थोड़ी ना है कि क्लाइंट पिएगा मान लो विस्की या स्कॉच और हम पिएगा रेड बुल, ऐसा तो नहीं होगा। उस क्लब में हम भी एंजॉय करके आएगा। तो क्लब का जो इनिशियल मेंबरशिप होता है वो टैक्सेबल नहीं है, लेकिन अदर फैसिलिटी के यूज का कोई भी पेमेंट होगा मेरे लिए वो टैक्सेबल होगा। सर ये सेग्रीगेट करना बहुत मुश्किल है क्योंकि बिल तो एक बन के आएगा। अब वो रेड बुल कौन पिया था किसको पता है, या स्कॉच कौन पिया था किसको पता है। ठीक है, उतना डिबेट अलग है, बट यहां नॉर्मली जो बोला है वो ठीक। क्लियर है? सर कंप्यूटर लैपटॉप के अलावा और कोई भी मूवेबल एसेट बॉस यूज करने दे दिया तो यूज करने दिया, माइंड इट, हम बेचने का बात नहीं किया है। सर 10% ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट टैक्सेबल हो। नॉर्मली गवर्नमेंट मानता है 10% की डेप्रिसिएशन होता है तो वही टैक्सेबल है। और अगर भाड़ा बॉस भाड़ा भर रहा है तो भाड़ा टैक्सेबल है। सर बॉस अगर वही मूवेबल एसेट हमको बेच दे तो हम ऊपर पढ़ाए थे आपको, डेप्री माइनस कर लो जितना दिन बॉस यूज किया है, बैलेंस अमाउंट WDV आज के दिन का निकाल लो, अब मेरे से जितना रिकवर कर रहा उतना माइनस करके बैलेंस टैक्सेबल कर दो। क्लियर हुआ ये लैंग्वेज? बॉस 40,000 में लैपटॉप खरीदा, 4 साल यूज किया, 4 साल का डेप्री माइनस करो, आज के दिन जो WDV आए मेरे से जितना वसूल किया वो माइनस करो, बैलेंस अमाउंट टैक्सेबल। सर कितना डेप्री माइनस करे वो यहां बताया। अगर कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक आइटम है तो 50% एवरी ईयर डिप्रिसिएशन WDV मेथड। अगर मोटर कार है तो 20% डिप्रिसिएशन WDV मेथड। और अगर कोई भी अदर एसेट है तो 10% डिप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड। 50-20-10 50-20-10 WDV SLM। अब मेरा क्वेश्चन है, बॉस मेरे को एक रेफ्रिजरेटर दिया 3 साल यूज करके, कितना परसेंट डेप्री माइनस करे और कौन सा मेथड पे? बॉस मेरे को एक रेफ्रिजरेटर दिया 3 साल यूज करके, 3 साल का डेप्री कौन सा मेथड पे माइनस करे और कितना परसेंटेज?
10%। वेरी गुड। इलेक्ट्रॉनिक आइटम देख के मन बहका नहीं, ये बहुत अच्छा बात है, क्योंकि मन में आता ना इलेक्ट्रॉनिक आइटम है रेफ्रिजरेटर, तो हाँ बेटा वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम कंप्यूटर के साथ लिखा हुआ है, कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। तो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी वही बोल रहा है जो कंप्यूटर से कनेक्टेड हो। ये बहुत कैची पॉइंट है, यही मरवाता है लोग, यही फंसाएगा आपको बुरी तरीके से। कौन सा इलेक्ट्रॉनिक आइटम की बात कर रहा है 50% डेप्रिसिएशन WDV पे, जो कंप्यूटर रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक आइटम। सर कंप्यूटर रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक आइटम क्या हुआ? कंप्यूटर लैपटॉप को छोड़ के, अरे प्रिंटर, हार्ड डिस्क, स्कैन मशीन, है ना। लेकिन तुमको टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी भी चलता तो इलेक्ट्रॉनिक से, मतलब इस डेफिनेशन के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक आइटम नहीं है वो, इट विल बिलोंग टू अदर एसेट। देखो यहाँ पे बोला इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, कंप्यूटर, डिजिटल डायरी, प्रिंटर, बट एक्सक्लूड वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन, मिक्सर। ये हॉट प्लेट्स क्या होता है हमको नहीं पता, ओवन। ये हॉट प्लेट्स क्या होता है भाई? ये कौन सा मतलब आइटम है जो घर में यूज होते हैं? सुने हो भाई? नहीं सर। नहीं पता, नहीं हमको भी नहीं पता हॉट प्लेट्स क्या होता है। मतलब ऐसा प्लेट क्या जिसमें खाना रखते ही गर्म हो जाता है, इसी में खा लो। ठीक है। ट्रांसफर, अच्छा अगर कोई ऐसे 10 साल यूज करने के बाद दे रहे हैं, सर टैक्सेबल का बात मत कीजिए। माइक्रोवेव मेरी वाइफ बोल रही है माइक्रोवेव होता है। अरे माइक्रोवेव ओवन अलग से लिखा है भाई। ओवन ही भी आता है, कुछ भी आता है, और भी चीज का आता है, ट्रे और होता नहीं है। अरे वो ट्रे इलेक्ट्रॉनिक आइटम नहीं हो सकता, टैक्स उतना बेवकूफ नहीं है। वो बोल रही है जो माइक्रोवेव ओवन में प्लेट रखते हैं वो हॉट प्लेट होता है। नहीं सर, वो एक प्लेट होता है इंडक्शन की तरह, उसमें रख के मतलब वो कुक कर सकते हैं। वो तो गर्म कर, अच्छा खाना बनाने वाला गैस टाइप का। हाँ वैसा ही कुछ होगा। हाँ वो हो सकता। लड़की लोग को टैक्स पढ़ाने का थोड़ा फायदा हुआ, वो लड़का लोग को पढ़ाते हैं ना तो घंटा ही नहीं बता पाता हॉट प्लेट क्या होता है। बोलता सर होता होगा कुछ, हमको क्या करना है, हमको खाना खाने से मतलब है, बनाने से नहीं। अच्छा सर अदर कोई भी बेनिफिट दे बॉस, अगर ऐसा परक्यूजिट जो अब तक पढ़े उसको बिलोंग नहीं करता है, सर सीधा सीधे जितना तुम्हारे को बॉस कॉस्ट लगा उतना, बॉस को जितना कॉस्ट लगा उतना तुम्हारे लिए टैक्स। सर बॉस अगर शेयर वगैरह अलॉट कर दिया कम दाम में, सर बहुत सिंपल है, जितना बॉस मेरे से रिकवर कर रहा है शेयर का मार्केट वैल्यू माइनस जितना बॉस मेरे से रिकवर कर। बॉस पब्लिक को वो शेयर 200 रुपए में बेचता, मेरे को 80 रुपए में बेचा, मेरा कितने का फायदा हो गया? 120 का ना। ठीक बात। हाँ सर। हाँ सर फेयर मार्केट वैल्यू ले कैसे हैं? देखो बेटा अगर ये शेयर मार्केट में लिस्टेड शेयर है तब तो फेयर मार्केट वैल्यू निकालना कोई बहुत बड़ा बात नहीं है ना। जिस दिन मेरे को बहुत शेयर दिया उस दिन शेयर का फेयर मार्केट वैल्यू मिल जाएगा ना। लेकिन अनलिस्टेड शेयर है तो बॉस जितना में पब्लिक को बेचता है वो था। ई शॉप दिया है तो भी वही ऊपर वाला बात जो पढ़े वही कहानी है, कुछ अलग से नहीं है। हो गया मोटा मोटी आई थिंक। मेडिकल फैसिलिटी का बात हम कर ही लिए। बॉस का अगर हॉस्पिटल है तो भी एग्जम्प्टेड, इंडिया के बाहर भी है। इंडिया के बाहर है तो शायद लिमिट है, आई थिंक देखना पड़ेगा। इंडिया में ट्रीटमेंट है तो फुल्ली एग्जम्प्टेड बॉस का हॉस्पिटल है तो, और अगर इंडिया का भी हॉस्पिटल है तो भी। लेकिन कहीं जाके इलाज कराना पड़ रहा है तो सर तुम्हारे इलाज का खर्चा माफ, तुम्हारे जाने आने का खर्चा माफ, और तुम्हारे साथ एक अटेंडेंट का खर्चा माफ, जाना आना रहना। आई रिपीट, तुम्हारा इलाज का खर्चा तो ऑलवेज माफ है, उस पर टैक्सेबिलिटी नहीं आएगा अगर बॉस पे कर रहा है तो। तुम्हारे साथ एक अटेंडेंट भी तो जाएगा अगर फॉरेन जा रहे हो तो वो भी एक अटेंडेंट का पैसा माफ, उसके जाने आने और रहने का। और अगर कोविड-19 वाला केस है तो जितना तुम्हारा बॉस खर्चा कर रहा है पूरा माफ, ये अलग से ऐड हो।
हाँ, ट्रैवल एक्सपेंडिचर पेशेंट प्लस ट्रैवल एक्सपेंडिचर कितना आप अगर फॉरेन जाते हैं तो 2 लाख तक। अगर तुम्हारा जीटीआई 2 लाख है ग्रॉस टोटल इनकम, तो तुम्हारे लिए बस ट्रैवलिंग का जितना खर्चा कर रहा है फुल्ली एग्जम्प्टेड। लेकिन तुम्हारा जीटीआई अगर 2 लाख से ज्यादा है तो फुल्ली टैक्सेबल। सर आज की डेट में किसका ग्रॉस टोटल इनकम 2 लाख से कम और बॉस फॉरेन इलाज करने भेजेगा? फालतू पॉइंट है। ठीक है, मोटा मोटी खत्म, चैप्टर खत्म। नीचे क्या बताया है, डीए का फॉर्मिंग टाइम एंड पार्ट है। डीए क्या होता है वो ज्ञान दिया, तुम्हारे काम का नहीं उतना ज्ञान वापस। मेंबर्स का मतलब बताया, हर जगह जहां फैमिली मेंबर बोला है वहां पे स्पाउस, चिल्ड्रन, और अगर पेरेंट ब्रदर एंड सिस्टर है तो वो डिपेंडेंट है, तो नॉट डिपेंडेंट है तब नहीं।